चलिए फ्रेंड्स शुरू करें। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल इज वेल। चलिए सो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पढ़ा और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया हमने और हमने होमवर्क भी दिया हुआ था। आई होप आपने कर लिया होगा। कर लिया? चेक करूं? हाँ, नहीं किया होगा तो सब लोगों ने कर लिया होमवर्क? ऑल ऑफ यू डिड द होमवर्क? अरे बॉयज, होमवर्क कर लिया? क्यों क्यों नहीं किया? आदि हैं? क्यों नहीं किया? पेनल्टी लगनी चाहिए। यस तो आदि हमको आज कॉन्सेप्ट समझाएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। यस बेटा, फटाफट, टाइम नहीं अपने पास, कम ऑन। एसएम के अंदर वैसे भी टाइम कम है अपना। यस बताइए बेटा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट बताइएगा। आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ किया ना, आपने जो नोटिंग किया था उसके नीचे? वाह लाजवाब। हाँ आदि बेटा, अकेला नालायक है तू क्लास में। जल्दी कर भाई, टाइम नहीं अपने पास। ए, आज करेगा कल करेगा, स्कूल में है क्या? बोल भाई, तुम्हारा क्या लाड प्यार बहुत ज्यादा हो गए क्लास में, है कि नहीं? इसलिए तुम लोगों ने बहुत लाइटली ले लिया उसको। हाँ बेटा, और क्या होता है इस उम्र में कुछ बोल दिया तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है कि नहीं? लेकिन क्या है कि गुस्सा दिलवाना ना दिलवाना ये भी इस उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं? तो बताना पड़ेगा बेटा। देख अभी तेरी उम्र है जिसमें तेरे को गुस्सा आ सकता है। तेरे से ज़्यादा, तेरे से बड़ा मैं हूँ तो मेरे को ज़्यादा गुस्सा आएगा, है कि नहीं? बता बेटा, पढ़ा पढ़े? ये टाइम नहीं है, जल्दी बोल। ये ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम्हारा भी होमवर्क घर पे आके चेक करूंगा मैं। अच्छा एक बात बता, पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट है। क्या बात किया सर ने, कुछ समझा ही नहीं मुझको है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने फेजेस होते बेटा? कौन कौन से? चल एक्सप्लेन मत कर, स्ट्रेटेजी बता दे। इंट्रो फेज में क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ग्रोथ में क्या बनाएंगे, मैच्योरिटी में क्या बनाएंगे, डिक्लाइन में क्या बनाएंगे? हाँ बेटा, वेरी गुड। मैच्योरिटी में स्टेबिलिटी आती है और इट शुड बी द सोर्स ऑफ कैश फॉर द इन्वेस्टमेंट, श्योर। और डिक्लाइन में हम दो स्ट्रेटेजी बना सकते, एक रिट्रेंचमेंट या फिर सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग। याद हो जाएगा ना बच्चों, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। ओ बेटा कल करेगा पक्का? चलिए आगे बढ़े। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि जो स्ट्रैटेजीज है वो मेरे लिए आज के समय के हिसाब से एग्जाम के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट लग सकती है, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था वो था आपका, क्या बोलो, पोर्टफोलियो में, दैट इज एक्सपीरियंस कर्व। ओके, कहा गया एक्सपीरियंस कर्व? यस तो मैंने पोर्टफोलियो के अंदर आपको तीन कॉन्सेप्ट लिख के दिए थे। पहला स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, नंबर 2 इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड नंबर 3 इज व्हाट, द एक्सपीरियंस कर्व। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एक्सपीरियंस कर्व चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये एक्सपीरियंस कर्व क्या है, सुनिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। कॉस्टिंग का कोई भी सम या एफएम का कोई भी सम लेते हैं, सबसे बड़ा वाला, जिसको सॉल्व करने के लिए लगभग आधा घंटा लगता है। फर्स्ट टाइम अगर आप सॉल्व करेंगे तो आधा घंटा लगेगा। सेम क्वेश्चन विद द सिमिलर डिजिट्स सेकेंड टाइम सॉल्व करेंगे तो कितना समय लगेगा आपको? थोड़ा कम लगेगा, कितना? 25 मिनट्स। 25 मिनट्स, 5 मिनट कम लगेंगे। तीसरी बार सॉल्व करेंगे तो 20 मिनट्स। चौथी बार सॉल्व करेंगे तो 15 to 20 मिनट्स। पांचवी बार सॉल्व करेंगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। छठी बार सॉल्व करेंगे
15 मिनट के आजू बाजू, मतलब कम लगेगा। मतलब आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था और अभी 6 टाइम सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपका एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगा दो चीजें कम होगी, पहला टाइम और दूसरा कॉस्ट। तो वंस यू डू रेपिटेटिव टास्क, सेम टास्क रेपिटेटिव नेचर में करेंगे तो उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होता है? कम ऑन, एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होता है? आपका समय, टाइम और कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि एरर कम होंगे ना, तो एरर कम होंगे तो कॉस्ट भी कम होगा। क्या समझे बच्चों? एक्सपीरियंस कर्व इसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए, एक्सपीरियंस कर्व इज अकीन टू लर्निंग कर्व। हमने एलसीटी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, लर्निंग कर्व थ्योरी नहीं पढ़ा है? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, भूल गए होंगे ना लाइक आप लोग। तो एक्सपीरियंस कर्व इज सिमिलर टू लर्निंग कर्व। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एज वर्कर थ्रू व्हेन दे डू द रेपिटेटिव टास्क। तो रेपिटेटिव टास्क से क्या बढ़ती है बच्चों? कम ऑन, अरे रेपिटेटिव टास्क से क्या बढ़ती है? एफिशिएंसी बढ़ती है। और एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होता है? यूनिट कॉस्ट कम होता है, टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लगता है। तो यूनिट कॉस्ट, व्हाट इज यूनिट कॉस्ट? कॉस्टिंग में नहीं पढ़ते, पर यूनिट कॉस्ट। तो टाइम और कॉस्ट कम लगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा? बिकॉज हम क्या करेंगे, हमारे एक्सपीरियंस को एक्यूमुलेट करेंगे, वॉल्यूमनस प्रोडक्शन करेंगे। आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, एज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस। और यहां पे हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कैसे? एफिशिएंसी के साथ, कम समय के साथ। तो ऑटोमेटिकली मेरा पर यूनिट क्या होगा? तो बताएंगे व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व? व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व? एफिशिएंसी इंक्रीजेस through doing repetitive productive work. By that what we'll do, will reduce our unit cost as the volume of production increases with the accumulation of experience. मतलब हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे, लेकिन कैसे? विद द एक्सपीरियंस। और इससे क्या होगा? मेरा यूनिट कॉस्ट कम होगा, क्योंकि मेरा कौन सा कॉस्ट कम होता है? टाइम का कॉस्ट कम होता है। और बाकी मेरा जो टाइम छोड़ करके दूसरा कॉस्ट है, जैसे लॉसेस वगैरह, डैमेजेस वगैरह, वो भी कम होते हैं, बिकॉज मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। एक्सपीरियंस कर्व का मीनिंग क्लियर है बच्चों? ओके, सो द लार्जर फर्म इन द इंडस्ट्री वुड टेंड टू लोअर इट्स यूनिट कॉस्ट कंपेयर टू दो स्मॉलर फर्म, बिकॉज स्मॉलर फर्म में एक्सपीरियंस कम नहीं होता है भाई, बिकॉज वो काम ही कम करते हैं। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी आएगा, मेरे पास काम ही कम है। तो छोटा फर्म जहां पे 1 लाख यूनिट बनाता है, बड़ा फर्म 1 करोड़ यूनिट बनाता है, तो किसके एम्प्लॉइज को, लेबर को ज्यादा एक्सपीरियंस करवाएगा? बड़े फर्म को। हाँ कि ना बच्चों? सो उससे उनको क्या होगा? कॉस्ट बेनिफिट होगा, दे विल हैव अ कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि स्मॉलर फर्म का यूनिट कॉस्ट 10 रुपए है, तो लार्जर फर्म का कितना होगा? 7 रुपए। इससे उनको कॉस्ट बेनिफिट आएगा ना। सेलिंग प्राइस, अगर लार्जर कंपनी ने सेलिंग प्राइस 9 रुपए रखा, फिर भी वो 2 रुपए प्रॉफिट में, जहां पे स्मॉलर फर्म का कॉस्ट ही 10 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे? 12। तो इसका सेलिंग प्राइस 12, इसका सेलिंग प्राइस 9, किसका लोगे आप? स्मॉलर, लार्जर फर्म का लोगे ना। तो स्मॉलर फर्म तो इधर ही खा, लार्जर फर्म ने स्मॉलर फर्म को तो इधर ही खा लिया ना। तो एक्सपीरियंस कम रिजल्ट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। किससे आता है? लर्निंग इफेक्ट से आता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, व्हाट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल में काम करेंगे, बड़े स्केल में काम करेंगे तो इकोनॉमी आएगी। इकोनॉमिक्स में पढ़ा आपने ये कॉन्सेप्ट, स्केल में काम करेंगे, बड़े लेवल पे काम करेंगे तो इकोनॉमी ऑलरेडी आएगी ना। तो लर्निंग कब या एक्सपीरियंस कब कैसे आता है? बाय लर्निंग इफेक्ट, मतलब एक ही काम दोबारा दोबारा करेंगे। अब दोबारा दोबारा कब करेंगे? जब हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इससे प्रोडक्ट रीडिजाइन भी हो सकता है, मतलब क्या? काम करने के नए नए तरीके ढूंढेंगे, मतलब प्रोडक्ट रीडिजाइन हुआ, हाँ कि ना? टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होंगे इन प्रोडक्शन में, तो ये काम होगा ना। जैसे पहले मैं हैंडलूम में काम करता था, अब मैं पावर लूम में जा रहा हूँ, कहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कहाँ पे कॉस्ट कम होगा? पावर लूम में। तो दिस एक्सपीरियंस कर्व विल बी डिराइव्ड बाय मेनी थिंग्स। नंबर 1, लर्निंग कर्व, एक एक काम को बार बार करके। दूसरा, ज्यादा प्रोडक्शन करके। तीसरा, प्रोडक्ट को रिडिजाइन करके। और चौथा, टेक्नोलॉजिकल रीडेवलपमेंट करके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंप्रूवमेंट करके। क्या समझे बच्चों?
तो यहां पे आपको पॉइंट नंबर 1 याद रखना है मीनिंग वाला, और पॉइंट नंबर 2 याद करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट एकदम सिंपल है, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। एक्सपीरियंस कव हैज द फॉलोइंग फीचर। क्या फीचर है? बिजनेस एज द बिजनेस ग्रो दे गेन द एक्सपीरियंस। ये सही बात है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आता रहेगा। एक्सपीरियंस कव में प्रोवाइड एडवांटेज किसके ऊपर? ओवर दी कंपटीशन। कैसे? अरे अभी बोला ना मैंने, मेरा सेलिंग प्राइस 9 रुपए, उसका 12 रुपए, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 है, मेरा सेलिंग प्राइस 9 है, तो मेरा कॉम्पिटिटर के ऊपर एक्सपीरियंस आएगा कि नहीं आएगा? इससे नए एंट्रेंस नहीं आएंगे। एग्जिस्टिंग लोग डर रहे, और नए लोग क्या बोलेंगे, मैं इसके साथ कॉम्पीट करूंगा। इतने सालों से लोग काम करें, वो डर रहे हैं, नए लोग तो आएंगे नहीं। तो आई कैन हैव प्लेस द बैरियर्स टू एंट्री। एंड लास्ट वन, जब लार्ज बिजनेस है उनके लिए ये बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट देगा कंपेयर टू स्मॉलर यूनिट्स। ये उसके फीचर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसका जो डायग्राम है वो ऐसा है। क्या लिखा है यहाँ पे? यूनिट कॉस्ट, और यहाँ पे यूनिट्स। जैसे यूनिट्स प्रोडक्शन बढ़ेंगे वैसे यूनिट कॉस्ट आपका कम होगा। जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा कॉस्ट कम होगा, बिकॉज जो क्या सेव करता है? टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव करता है। ठीक है बच्चों, बस हो गया इतना ही आपका एक्सपीरियंस कब लिखोगे। स्टार्ट राइटिंग एक्सपीरियंस कब। कल आदि लर्निंग कर, सॉरी पीएलसी और एक्सपीरियंस कब दोनों एक्सप्लेन करना है आपको। सो एक्सपीरियंस कब में लिखना, इट इज सिमिलर टू लर्निंग कर्व। पॉइंट नंबर ए, सिमिलर टू लर्निंग कर्व, सिमिलर टू लर्निंग कर्व। which explains that efficiency increase when worker gain experience by doing repetitive nature of work. By doing repetitive nature of work. Okay, next line पे point number B. Experience curve results from variety of factors. Such as उसके नीचे फर्स्ट बुलेट, learning effects. Second bullet, economy of scale. Third bullet, technological improvements. etc. देन एक लाइन छोड़ के, एक्सपीरियंस कर्व हैज द फॉलोइंग फीचर्स।
experience curve has the following features. उसके अंदर फर्स्ट बुलेट, it provides advantage over the competitor or competition. It provides advantage over the competition. It provides advantage over the competition. Okay, second bullet. It will act like barrier to entry. It will act like a barrier to entry. Large and successful organizations large and successful organizations possesses stronger experience effect. ओके, हो गया। चलिए अभी काम करेंगे, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बनाया इतना फास्ट? ओके, चलिए आगे बढ़े। इच्छा है एक क्वेश्चन उसके ऊपर, वो देख लेते फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी मैट का सवाल है और नवंबर 2012 में ये सवाल आया था। स्टडी मैट का इसलिए रखा हुआ है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व एंड हाईलाइट्स इट्स रेलेवेंस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, तो आपको इसके फीचर्स वगैरह बता करके आपका आंसर कंप्लीट होगा। अभी तो सवाल आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि ये पुराने सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, तो ये रेलेवेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस वगैरह ये आपके सिलेबस में था। अभी बस उसका मीनिंग और उसके फीचर्स दिए हुए। तो अभी एग्जाम में सवाल आएगा तो लर्निंग कर्व क्या है बताओ, सॉरी एक्सपीरियंस कर्व क्या है बताओ, और उसके फीचर्स क्या है वो बताओ, वो सवाल आएगा। तो आपका आंसर यहाँ तक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है व्हेन द वर्कर्स डू द रेपिटेटिव नेचर ऑफ टास्क। इससे क्या होता है, आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होता है बाय एक्सपीरियंस एक्यूमुलेशन एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। फीचर्स क्या है, ये आपके कॉम्पिटिटर के ओवर आपको एडवांटेज देता है,
ये बैरियर टू एंट्री होता है, और लार्जर फर्म एक अच्छा एक्सपीरियंस कर्व जो है, इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। बस इतना ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने एग्जाम के लिए उसको रिवाइज ज़्यादा नहीं किया तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ मेरा एक्सपीरियंस आज कल के एग्जाम का क्या है, जो मैं बोलता हूँ कि नहीं आएगा वो इंस्टीट्यूट का एक स्लोगन है, क्या नया आया है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो इंस्टीट्यूट बोलता है डेफिनेटली पूछूंगा, तो प्रोबेबली हो सकता है कि ये सवाल बना ले, क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट में इस पे सवाल नहीं आया है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस पे सवाल बन जाए, ठीक है बच्चों। चलिए इस कॉन्सेप्ट को टाटा बाय बाय करें, एक बार पढ़ना चाहोगे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़े। तो चैप्टर नंबर 1 की कुछ बातें पढ़ी, फिर चैप्टर नंबर 2 के 2 हमने स्ट्रैटेजीज पढ़े, फिर डायरेक्टली हम चैप्टर 4 पे जंप करेंगे अभी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो हमको काम आने वाले, मतलब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक चॉइसेस दिए हुए हैं। सी आपका सिलेबस कैसे ड्राफ्टेड है, पहले इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फिर सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एक्सटर्नल एनालिसिस, फिर थर्ड चैप्टर में इंटरनल एनालिसिस, और ये सब कुछ करके आपके पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है स्ट्रैटेजीज के, उनमें से सिलेक्ट करो, फिर चैप्टर नंबर 5 में उसको इंप्लीमेंट करो और उसको इवैल्यूएट करो। तो हमारा जो मेजर जो सिलेबस का एग्जामिनेशन का कोर एरिया है ना, वो है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर 4 में आपको बहुत सारे ऐसे चॉइसेस बताए, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बताए हुए, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरीज है जो ऑलरेडी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब अभी आज से हमारा जो मेजर डिस्कशन होगा वो चैप्टर नंबर 4 पे ही होगा, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, कॉमनली नोन एज अ बीसीजी मैट्रिक्स। क्या बोलो, बीसीजी मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। जैसे मैंने मैकेंजी का नाम दिया जो कंसल्टिंग फर्म है, वैसे ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है जो मैनेजमेंट गुरु करके उनको बोला जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी एंटिटीज को ये मैनेजमेंट पे एडवाइस या कंसल्टेशन देते हैं। उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बीसीजी या बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ओके, ये क्या बोलता है, अगेन पोर्टफोलियो एनालिसिस की ही बात करते हैं। ये बोलते हैं कि आपके कंपनी में जितने सारे बिजनेसेस है या जितने चाहे प्रोडक्ट्स है, अगर आपकी कंपनी मल्टी बिजनेस कंपनी है या मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, एक ही कंपनी है मल्टीपल प्रोडक्ट संभालते हैं, सबका ध्यान है ना, स्टेट एकदम स्टेट बटन एकदम स्टेट। आपकी कंपनी क्या है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, एक ही कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट का संभाल रही है, या फिर मेरा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर मल्टीपल बिजनेसेस है, जैसे टाटा ग्रुप कितने बिजनेसेस है, ए टू जेड में आप काउंट करें सारे बिजनेसेस है, सॉल्ट बिजनेस है, एफएमसीजी है, सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं, एयरप्लेन बिजनेस में भी है, ऑटोमोबाइल में भी है, हाँ कि ना, चाय भी बेचते हैं, कॉफी भी बेचते हैं, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स है। तो आप चाहे बिजनेसेस बोलो या प्रोडक्ट्स बोलो, आप अपने बिजनेस को इन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे, 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस एक तो आपके लिए स्टार बिजनेस या स्टार प्रोडक्ट होगा। टू पुट इट इन वेरी सिंपल वे, मैं प्रोडक्ट का नाम लेता हूं, आप बिजनेस को उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो मैं कहूंगा अगर आपकी कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो आप अपनी कंपनी के
प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करिए। पहला आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कम ऑन, ये हो सकता है स्टार प्रोडक्ट, क्या बोलो, स्टार, या फिर वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या फिर वो आपके लिए कैश का हो सकता है, या फिर वो आपके लिए, कहने के लिए अजीब लग रहा है लेकिन डॉग प्रोडक्ट हो सकता है। ओके सर, ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट स्टार है, कौन सा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है? तो देखिएगा, एक्स एक्सिस पे आपको आपका मार्केट शेयर दिया गया है। क्या दिया गया है? मतलब सिमिलर इंडस्ट्री में आपका कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कितना शेयर है। और दूसरा वाई एक्सिस पे आपको उसका ग्रोथ रेट दिया हुआ है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का या उस बिजनेस का कितना ग्रोथ रेट है। तो अगर मान लो आप जिस बिजनेस में हो या आपका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में आपका शेयर हाई है, मतलब तुम्हारा बाकी के कंपैरिजन में शेयर मार्केट का ज्यादा है, मतलब जैसे मैंने अमूल का एग्जांपल दिया या फिर मैंने मारुति का एग्जांपल दिया, तो 40-45% शेयर है, मतलब बाकी कंपैरिजन में आपका शेयर ज्यादा है। आपका शेयर ज्यादा होने के साथ साथ मार्केट में उस प्रोडक्ट का ग्रोथ भी है, मतलब मार्केट में उसका ग्रोथ बढ़ी रहा है, बढ़ी रहा है। अच्छी बात है ना आपके लिए कि आपका शेयर उसमें ज्यादा है जिसमें मार्केट में ग्रोथ रेट ज्यादा है, या जिसमें मार्केट में जिस प्रोडक्ट का मार्केट में बोलबाला है, लोग धड़ल्ले से खरीदी कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा शेयर ज्यादा है, मतलब विन विन सिचुएशन है तुम्हारे लिए। तो वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या माना जाएगा? स्टार प्रोडक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इट स्टार परफॉर्मर ना, पैसा कमा के दे रहा है, मार्केट में तुम्हारा नाम बना रहा है, गुडविल बना रहा है, तो स्टार प्रोडक्ट है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा फोकस उस पर ज्यादा होना चाहिए ना, उसको ज्यादा इज्जत मिलेगी ना। मान लो घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक ऐसा बच्चा है जो सबसे ज्यादा सैलरी कमाता है, सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो घर वाले ज्यादा इज्जत किसको देंगे? उसी को देंगे ना, मैं और किसको देंगे? हाँ कि ना? तो सेम वैसे ही है, तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, तो तुम्हारे रिसोर्सेज, तुम्हारा स्ट्रेटेजी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एनर्जी किसमें ज्यादा इन्वेस्टेड होना चाहिए? स्टार में, बिकॉज ही इज अर्निंग फॉर यू। पैसा नहीं, फेम भी दे रहा है ये। नंबर 2, आपका शेयर ज्यादा है उस प्रोडक्ट लाइन में, उस इंडस्ट्री में तुम्हारा शेयर ज्यादा है, बट उसमें ग्रोथ रेट कम है, मतलब तुम जो भी करो उसमें ग्रोथ ही नहीं होगा, स्टैग्नेंट है, चल रहा है, मैच्योरिटी तुम्हारा भी सबका भी, उसमें ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं है। जैसे कोलगेट, टूथपेस्ट इंडस्ट्री रे, कितना ग्रोथ रेट होगा अभी? मैक्सिमम 2 बारी, हाँ कि ना? इससे ज्यादा नहीं। तो ग्रोथ रेट कम है कि नहीं है? ग्रोथ रेट कम है, लेकिन तुम्हारा शेयर उसमें ज्यादा है। दैट मीन्स उस स्टेबल इंडस्ट्री में तुम्हारा शेयर ज्यादा है, मतलब इट इज अर्निंग यू स्टेडी कैश फ्लोज ना। कोई बाकी लोग कितना भी खुद ही मारने दो, मार्केट में ग्रोथ रेट ही नहीं है, तो उसका शेयर बढ़ने का कोई संबंध ही नहीं आता है। द मार्केट इज नॉट फैसिनेटिंग यू ना, कुछ ज्यादा करेंगे, कुछ भारी करते, कुछ बेहतरीन करते, और एडवर्टीजमेंट करते, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते, संबंध चल रहा है, चलने दो भाई, कोई इशू नहीं है, तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मार्केट में ग्रोथ रेट कम है, स्टैग्नेंट है, स्टेबलाइज रे, मतलब उसमें प्रोडक्ट का डिमांड सडनली बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ तुम प्रोडक्ट को एकदम कुछ रीडायरेक्ट टू रीडिफाइन करोगे, कुछ प्रोडक्ट का नया डेवलपमेंट करोगे, उससे कुछ बढ़ने वाला नहीं है। चल रहा है, चलने दो, बस थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी कर दो, मार्केटिंग थोड़ा बहुत करते रहो, ये करो, दैट विल अर्न यू स्टेडी कैश फ्लोज, स्टेडी कैश फ्लोज, इसलिए उसको कैश काउ बोलते हैं। गाय कैसी होती है? है कि नहीं? होले 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 होले, है कि नहीं? आगे आगे बढ़ती कि नहीं बढ़ती है गाय? देखा है अभी रोड पे अगर बीच में बैठ गई, जितना हॉर्न मारो उठती नहीं अपनी जगह से, स्टेडी कैश फ्लो, आप समझे? इसलिए इसको कैश काउ बोलते हैं। भैंस होगी तो उठ करके तुम्हारे पास गुस्से से देख कर निकल जाएगी, गाय निवांत होती है, उसको कोई टेंशन नहीं है। कैश काउ, स्टेडी कैश फ्लो, मार्केट में तुम्हारा शेयर ज्यादा, ग्रोथ रेट कम, चिंता करने की जरूरत नहीं, बैठे रहो।
तुमको वो पैसे कमा के देते रहेगा, है कि नहीं? इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर कैश टू बी इन्वेस्टेड इनटू अदर्स। इसका पैसा यूज करो, स्टार में लगाओ, वो और पैसा कमा के देगा। यहां से कमाओ उधर डालो, यहां से कमाओ उधर डालो, या फिर किसी और जगह पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट कैश का मतलब यही होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है साला समझ ही नहीं है क्या करे, कोई बताएगा? क्वेश्चन मार्क। मतलब तुम्हारा मार्केट में शेयर क्या है? लो, लेकिन उस प्रोडक्ट का मार्केट में ग्रोथ रेट, बाकी लोग कितना कमा रहे उस प्रोडक्ट लाइन में, तुम्हारा प्रोडक्ट ही कम करे। समझ ही नहीं रहा क्या हो गया, गलती क्या हो गई मेरे से? मार्केटिंग गलत है, मेरा प्रोडक्ट वाहियात है, लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे, हाँ कि ना? तो मेरे लिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क के दिमाग में, करूं तो क्या करूं? मेरा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, मार्केट में ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन मेरा मार्केट शेयर उसमें कम है। क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग फॉर मी। आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन ओनली आई विल बी स्टार, बिकॉज ग्रोथ रेट ज्यादा है और मेरा शेयर कम है। ट्राई टू इंक्रीज द शेयर। कैसे करूंगा ये क्वेश्चन है मेरे सामने, बिकॉज सब कुछ कर चुका हूं मैं, लेकिन ग्रोथ रेट मतलब मेरा शेयर ही नहीं बढ़ रहा है। एंड लास्ट वन, नालायक, घर का नालायक बच्चा। तुम्हारा शेयर भी लो है और उसमें मार्केट में ग्रोथ रेट भी नहीं है। अच्छा है ग्रोथ रेट नहीं है, तुम्हारा शेयर लो है, नहीं तो उल्टा हो तो ग्रोथ रेट कम है, शेयर ज्यादा है। ऐसा भी नहीं है, मतलब इट हैज गिवन यू आइडिया कि तू क्या है। हाँ, समझे? मैं बोलूंगा तो मेरे मुंह से अजीब लगेगा, तो डॉग है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये हमको डिसाइड करना है कि डॉग प्रोडक्ट के लिए जिसमें ग्रोथ रेट कम है, तुम्हारा मार्केट शेयर भी कम है, तो क्या तुम बने रहोगे उस बिजनेस में या निकल जाओगे? लिक्विडेट करो, वो पैसा स्टार में लगाओ या कैश काउ में लगाओ जो स्टेडी कैश फ्लो तुमको लॉन्ग रन में प्रोवाइड करे, या फिर वो पैसा इस्तेमाल करो क्वेश्चन मार्क में मार्केटिंग करने के लिए, ये लिक्विडेट करो यहां से, या फिर कभी ना कभी तो इसमें ग्रोथ रेट होगा, ये सोच करके उस बिजनेस में बने रहो। कुछ समझे? तो बीसीजे क्या बोलता है, तुम्हारे सारे प्रोडक्ट को, सारे बिजनेसेस को 4 टाइप्स में डिवाइड करो। पहला स्टार, दूसरा कैश काउ, तीसरा क्वेश्चन मार्क, चौथा डॉग। कैसे होगा इसको, कैसे डिवाइड करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन योर मार्केट शेयर एंड, सब लोग ऐसा हाथ करेंगे ऊपर, ओके, हैंड्स अप। आप मतलब लाइक दिस, बिकॉज़ हैंड्स अप मतलब ऊपर कर, तो पुलिस हो गया मैं। ओके, तो बताएंगे। अब मेरा राइट हैंड मतलब आपका लेफ्ट हैंड, या फिर एक काम करो राइट हैंड ही लो आप भी, बिकॉज ये ऊपर, इधर क्या है, इधर क्या है मार्केट शेयर, और इधर क्या है ग्रोथ रेट, इधर क्या है, 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 इधर, इधर, इधर क्या है, इधर, इधर क्या है, ये मतलब एक्स एक्सिस है। सर ऊपर कैसा लिखा, ऊपर बोले ऊपर कैसे लिख दिया सर? अरे किधर भी लिख सकता हूं मैं, उल्टा बनाया मैंने मिरर इमेज। मार्केट शेयर और ये क्या है ग्रोथ रेट। बताएंगे मुझको, अभी ये सही रहने दो उसको। मार्केट शेयर हाई, मार्केट शेयर हाई, ग्रोथ रेट भी हाई, तो स्टार। हाँ, मार्केट शेयर हाई, ग्रोथ रेट लो, कैश का हो। अभी अभी शिफ्ट होंगे, मार्केट रेट, मार्केट शेयर लो और तुम्हारा शेयर ज्यादा है। अरे श्योर, सॉरी, मार्केट शेयर ज्यादा, ग्रोथ रेट ज्यादा, मार्केट शेयर ज्यादा लो। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, लगता है बहुत हो गया लेक्चर आज। मार्केट शेयर लो और ग्रोथ रेट ज्यादा, ये बोलना चाहता था मैं। यस, अब्राकडाब्रा अब्राकडाब्रा। हाँ, मार्केट शेयर लो और ग्रोथ रेट ज्यादा, तो कौन सा प्रोडक्ट है? ये समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, वेयर आई वेंट रॉन्ग। एंड लास्ट वन, मार्केट शेयर लो, ग्रोथ रेट भी लो, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है? कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले क्या? ये नेस्ले को पूछते हैं, नेस्ले हु क्या हो गया, नेस्ले बीसीजी मैट्रिक्स नया लेटेस्ट आ गया अपने पास, वेरी गुड।
नेस्ले का लेटेस्ट बीसीजी अपने पास दिख रहा है आपको, विजिबल प्रॉपरली? तो उनका स्टार प्रोडक्ट क्या है नेस्ले का? नेस्कैफे, ये क्या है, ये स्लिम मिल्क, वो आपको नहीं पता, एक्टिव प्लस वो भी नहीं पता, चलो नेस्कैफे तो पता है आपको, अरे पता है कि नहीं पता है? तो ये उनका स्टार प्रोडक्ट है। ब्रू, नेस्कैफे, ये दोनों कॉफी ब्रांड्स में पॉपुलर ब्रांड्स हैं। तो नेस्कैफे, ये छोड़ो स्लिम मिल्क वगैरह, ये अपने लिए हम तो लेते ही नहीं। नेस्कैफे तो कंज्यूम किया होगा कभी ना कभी। तो नेस्कैफे इज द स्टार, व्हाई? मार्केट शेयर ज्यादा है और ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, क्योंकि अभी लोग थोड़ा सा क्लासी होने के चक्कर में चाय की जगह पे कॉफी पीना शुरू कर दिया है। कुछ चाय लवर्स होते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन कुछ कॉफी लवर्स भी होते हैं, दे लाइक ओनली कॉफी। कितने लोग हैं यहाँ पे कॉफी लवर्स, मतलब कॉफी पीना प्रेफर करते हैं चाय के ऊपर? वेरी गुड, अमीर लोगों के चेहरे देख लो रे। बाकी लोग चाय कॉफी जो भी दो, इनकमिंग फ्री है। चाय कंपलसरी, चाय ला कंपैरिजन नहीं, नो सब्सटीट्यूट, चीनी भर भर के, तो कम क्या, कुछ भी नहीं, चीनी चाहिए, मतलब नॉर्मल चीनी चाहिए। अच्छा ठीक है, इधर बॉयज चाय कॉफी, कॉफी दिया तो बिल्कुल भी नहीं, ओनली चाय। लो भाई फिर कोई इशू नहीं, स्टार प्रोडक्ट मेरे को, मैं तो ब्लैक कॉफी पीता हूँ बस, शुगर नहीं, गरीब इंसान हूं ना, या अमीर लोग है क्या? अरे उसमें कोई पानी और कॉफी का एक सैचेट हो गया, कितना सस्ता होता है बताओ? हाई स्टैंडर्ड्स, ब्लैक कॉफी हाई स्टैंडर्ड होता है क्या? क्या बात कर रहे हो? पहली बार पता चला मुझको कि मैं भी स्टैंडर्ड नाम का कोई काम करता हूँ, अच्छी अच्छी बात है। तो नेस्कैफे, बात समझे बच्चों? क्यों? मार्केट शेयर ज्यादा, उसमें ग्रोथ रेट भी है। दूसरा, हाँ, ये अपना प्रोडक्ट आ गया है कि नहीं, कैश काउ। मैगी इज द कैश काउ, व्हाई? शेयर ज्यादा है नूडल इंडस्ट्री में, मैगी मतलब नूडल, वो पतंजलीची मॅगी द्या असलं म्हणायचं नाही, these are the noodles, ओके? तो नूडल इंडस्ट्री में मैगी का ही शेयर ज्यादा है, शेयर इज अ हाई, बट ग्रोथ रेट लो है, ज्यादा नहीं बढ़ता है। बताओ किसी को देखा है आपने सुबह दोपहर शाम मैगी खाता है? लास्ट टाइम मैगी कब खाया था आपने? मधु जी, ये तो सिंगर है तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहेगी, नहीं याद नहीं आता है? लास्ट टाइम कब मैगी खाता, देखो ग्रोथ रेट ही नहीं, कब खाया का पता नहीं ना, कभी कभी खा लिया, नहीं खा लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं खाया तो हाँ कि ना, कभी संडे को खा लिया, या 2 हफ्ते में एक बार खा लिया, महीने में एक बार खा लिया। मैं को 2 महीने हो गए मैगी खा के, खाया नहीं, गरीब इंसान, परवड़ता नहीं ना अपने को, तो पता ही नहीं मुझको ये कैसा। तो ग्रोथ रेट कम है लेकिन शेयर ज्यादा है, तो ये उनका लिए क्या है, कैश काउ, मतलब लोग खरीदी करेंगे तो तुम्हारा ही प्रोडक्ट खरीदी करेंगे। पतंजलि में आंख मारने वाले बाबा का ना 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 ना, एक येप्पी भी आता ना, येप्पी, येप्पी नूडल्स, वो खाएगा आपने कभी? राउंड होता है शायद, पतीले में बराबर जाता है, क्या मार्केटिंग गिमिक निकाला उन्होंने, ये बोलते कि ये स्क्वायर है, ठीक से जाता नहीं है, तो येप्पी वाले ने राउंड बना दिया, क्योंकि पतीला राउंड होता है तो डायरेक्टली ऐसा जाएगा अंदर उसके, फिर भी नहीं बिका, क्योंकि टेस्ट ही नहीं है रे, मैगी जैसा टेस्ट है ही नहीं। गिवन एन प्रेफरेंस, मधु जी अगर मैंने प्रेफरेंस दिया आपको, तो येप्पी नूडल्स की मैगी देखो, ग्रोथ मतलब लेंगे तो मैगी लेंगे, शेयर ज्यादा है। येपी खाया कभी? येपी खाए, आउट टेस्ट, अच्छा, मतलब नॉट अ स्पाइसी काइंड ऑफ थिंग, कसे तरीच लागते थे, म्हणजे कांट एक्सप्रेस, कसे तरीच लागते थे, विचित्र लगता है। मैंने भी नहीं खाया कभी, आपकी बातें सुन सुन के ही मैंने वो बंद कर दिया था, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं हुई खाने की, कभी खाना है तो मैगी खाएंगे। नॉर का अच्छा होता है क्या? नॉर के नूडल्स भी है क्या? कभी लाएंगे बना करके तो ट्राई कर सकते हैं हम लोग, जिंदा रहे सुबह सुबह तो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा एक भी आता ना, मेरा मेरा फेवरेट है किटकैट। अच्छा बड़ा, किटकैट चॉकलेट है कि क्या है? वेफर है, चॉकलेट रैप्ड
वेफर, इसमें टैक्स कम लगता है जीएसटी, इसलिए उसको वैसे ही मार्केट करते हैं। इस पे आप कभी भी, इस पूरे पैकेट पे आप कभी चॉकलेट नाम नहीं देखोगे। वेफर, चॉकलेट रैप्ड वेफर, तो वेफर पे टैक्स कम लगता है, चॉकलेट पे ज्यादा लगता है, तो उन्होंने उसको मार्केट ही किया। और वैसे हैवी वेफर क्रंची है ना, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। तो चॉकलेट इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट कम है, कभी सुबह दोपहर शाम चॉकलेट खाता है नहीं, कभी कभार वैलेंट कि ना। यूजुअली बॉयज कभी अपने लिए चॉकलेट लिया है तुमने? पॉसिबल ही नहीं रे कि खुद के लिए जाके चॉकलेट लिया, पॉसिबल ही नहीं है। लड़कियां ले सकती है, खुद के लिए जाके चॉकलेट ले लिया, बॉयज इसका मतलब ग्रोथ रेट कम है, लेकिन इसमें मार्केट शेयर उनका लगभग बाकी चॉकलेट जितना ही है। तो पकड़ा पड़ता है, मैगी बक्स पकड़ते, एक ही प्रोडक्ट पकड़ते हैं, मैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, कौन सा प्रोडक्ट है? मिल्क मेड, आई डोंट नो ये क्या है, ये आई गेस वो ये है क्या, वो क्या बोलते हैं, कस्टर्ड है क्या ये? कस्टर्ड काइंड ऑफ थिंग है क्या? कंडेंस मिल्क क्या करते हैं इसका? स्वीट में, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर है। हाँ ठीक है, शुगर भी है अपने पास, तो इसका सब्स्टिट्यूट शुगर ही होगा ना वैसे। वही कस्टर्ड टाइप ही होता है, कस्टर्ड पाउडर वगैरह नहीं होता, वैसे ही होगा। जर जो भी है रहने दो भाई, जो भी रहने। आजकल ये जो स्वीट इंडस्ट्री, मतलब बेकरी वगैरह इंडस्ट्री, इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ग्रोथ रेट है कि नहीं? हाँ कि ना। बट इसमें कभी नेस्ले का ये मिल्क मेड दो ऐसा कोई बोलता है क्या? लोकल वगैरह भी अवेलेबल होते, उनसे ले लेते, गोकुल वगैरह जो लोकल के नहीं होते, उनके भी ये पाउडर मिल जाते, ले लेते, सस्ता होता है, इनका महंगा आता है। तो बताएंगे उनमें ग्रोथ रेट है मार्केट में, यस। लेकिन क्या ये नेस्ले वाले वहां तक पहुंचे? नहीं पहुंचे, बिकॉज ऑफ देयर प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी, वॉट एवर यू कैन से। तो ये मिल्की मेड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लोग ज्यादा यूज नहीं करते, इवन इफ ग्रोथ रेट इज हाई, बिकॉज स्वीट इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इंडस्ट्री, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होगा ही होगा। नीचे वहां पे ये भी दिया, आइसक्रीम में इस्तेमाल होता है, गुलाब जामुन में इस्तेमाल हो रहा है। गुलाब जामुन, लाइक गुलाब जामुन, वेरी गुड, आई हेट इट, मेरे को अच्छा नहीं लगता गुलाब जामुन, मतलब छोड़ो, कसं तरीच होते मला खाल्ल्यावर। अच्छा, और लास्ट वन आता आपका, क्या बोलो, दैट इज ये छोटे छोटे बच्चों का जो मिल नहीं होता है, वो है, जिसको पता नहीं अभी क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, बड़ा छोटी बच्ची मेरे घर पे, मुझको ही नहीं पता। सेरेलैक, हाँ यस, ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये है, तो मार्केट में इसका ग्रोथ रेट नहीं है, ग्रोथ रेट बच्चे का डबल पैदा होने लगे क्या? छोटे बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, जितना हो रहे उतना हो रहे। तुम्हारे पापा या मेरे पापा या उनके पापा के जमाने में ज्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटी अवेलेबल थी उस, अरे यू सी, ये 1970 के बाद 2000 तक है ना, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था। मतलब तुम्हारा जन्म होने के बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हुआ है। कितने लोग यहाँ पे जिनके पेरेंट्स के दो दो बच्चे, तुम और कोई, दो दो बच्चे, दो दो बच्चे, बाकी एक एक बच्चे, तीन तीन है, दो नहीं तो तीन भी हो सकते हैं भाई। एक ही तो अकेला है क्या? और आप भी सिंगल चाइल्ड? देखो, मतलब दो यहाँ पे है और बाकी लोग क्या है, डबल ट्रिपल, कितने हैं? डबल अच्छा। और दादाजी के चार, और तीन, पांच। जरा वापस दोबारा चेक करके आना। हाँ, तीन, चार, दो, ए पागल इंसान, दादाजी के कितने बच्चे तुझको नहीं पता है? कैसे नहीं पता? तो दादाजी के बारे में तुझको कुछ नहीं पता? दादाजी का नाम पता है? तो आज जाके पापा को पूछना, दादाजी के कितने बच्चे हैं। पहली बार सुना मैंने ऐसा कुछ, शॉकिंग है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, लेकिन ठीक। हाँ, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिक्लाइन फेज में है डायरेक्ट। मतलब ग्रोथ में चला गया, डायरेक्ट अकेला हो गया, डिक्लाइन में आ गया, बताओ। वेरी गुड। तो मेरे दादाजी के चार बच्चे,
मेरे पापा मिला के मेरे 3 अंकल, जिसको हम लोग पिबलिंग्स बोलते, पिबलिंग्स, जैसे सिबलिंग्स होते हैं वैसे वो पिबलिंग का नाम होता है, अंकल आंटी वो ना पिबलिंग्स। तो आई हैव 3 पिबलिंग्स वैसे। तो अब उनके 4 बच्चे, पता नहीं उनके अभी दादाजी के पिताजी के कितने बच्चे हुए होंगे, वो मेरे को नहीं पता, जिस तेरे जैसा ही हाल है मेरा। लेकिन मेरे पापा के 2 बच्चे, अब मेरा एक ही बच्चा। तो द द रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज डिमिनिश्ड, हाँ कि ना। तो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट भी ग्रोथ रेट में कमी होगा ना। जिसमें नेस्ले अकेला है क्या? नहीं, नेस्ले इज व्हाट पॉपुलरली एफएमसीजी ब्रांड, जो मैगी चॉकलेट वगैरह बनाता है रेगुलरली, जो छोटे बच्चों का खान पान जो होता है ना, फूड बनाता है ना, वो मेडिकल कंपनी ज्यादा होती है उसके अंदर, और डॉक्टर भी उनको ज्यादा प्रिस्क्राइब करेंगे, जो पर्टिकुलरली मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, बिकॉज दे आर हैविंग द एक्सपर्टीज। डॉक्टर कभी नेस्ले आपको प्रेफर नहीं करेंगे। हमने अपनी इशू को तो दिया ही नहीं है नेस्ले, मतलब क्या है पता नहीं। डॉक्टर जो बोलेगा, जो मेडिकल कंपनी से प्रिस्क्राइब्ड होगा, जो ऑथेंटिकेट होगा, वही देंगे, हाँ कि ना बच्चों। तो इनमें उनका ग्रोथ रेट भी कम है और मार्केट शेयर भी कम है, तो ये उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? डॉग प्रोडक्ट। ओके बच्चों, यहाँ पे खत्म हुआ आपका बीसीजी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, बुक से पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो बीसीजी मैट्रिक्स, जहां पे आपकी कंपनी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, उस कंपनी में आपका पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बताता है कि किस प्रकार से होना चाहिए। इट एक्चुअली पॉपुलरली यूजेस द काउ एंड डॉग मेटाफर्स, पॉपुलरली, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए। वर्टिकल एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ रेट होगा, हाँ कि ना, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे क्या होगा? उनका मार्केट शेयर। ये आपके प्रोडक्ट को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला प्रोडक्ट आएगा स्टार, जहां पे ग्रोइंग है इंडस्ट्री और आपका उसके अंदर शेयर ज्यादा है, तो आप उसके अंदर हेवी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये आपका स्ट्रैटेजी है। ये तो कोई भी बता देगा ना कि मार्केट शेयर ज्यादा है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट स्टार है। बीकॉम सीए में ये कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो आपको ज्यादा रिटर्न्स भी दे रहा है। ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका कैश काउ। कैश काउ क्या होता है? लो ग्रोथ रेट है, मार्केट शेयर ज्यादा है, वो आपके लिए कैश जनरेट देगा कम कॉस्ट में ज्यादा, तो उसमें आप क्या करेंगे? ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो ग्रोथ रेट ही नहीं है ना। स्टार में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, हाँ कि ना। कैश काउ में कम ऑन कम इन्वेस्टमेंट, क्यों? ग्रोथ रेट ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करके करेगा क्या? तूने एक ऐड की जगह पे 10 ऐड दिखा है, मैगी बिकने वाला उतना ही चाहिए। आजकल देखिए मैगी का ऐड ज्यादा नहीं आता है, देखा है कभी मैगी का ऐड? तभी तो टीवी देखने का आपको टाइम ही नहीं मिल रहा होगा, बट जब भी देखेंगे, मैंने भी जब भी मैं टीवी वगैरह देखते रहता हूँ, उसमें मैगी ऐड आता ही नहीं है। कभी आया तो मतलब दिन में एक बार कभी मैंने ऐड देखा होगा, तो ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। अच्छा, मैगी ने अपना प्रोडक्ट को ड्रास्टिकली चेंज किया, ऐसा कब हुआ है क्या? सही चेंज हुआ होगा, बट प्रोडक्ट में ज्यादा रीडेवलपमेंट हुआ है क्या? मतलब इन्वेस्टमेंट, आर&डी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते ना। जैसा है वैसा है, चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, कम इन्वेस्टमेंट। क्या बच्चों समझे नहीं समझे? टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। अब ऐसा भी नहीं कि मार्केटिंग ही मत करो, कम इन्वेस्टमेंट करो, अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने की कोशिश करो। नहीं तो तुम्हारा मार्केट शेयर कम हुआ तो तुम्हारा प्रोडक्ट किस में चला जाएगा? डॉग में चला जाएगा, है कि नहीं? तो कभी कभार स्टार प्रोडक्ट लॉन्ग रन में क्या बन जाते हैं? कैश काउ बन जाते हैं, बिकॉज पता है कि ऑब्वियसली बात है कि आज जो मार्केट में प्रोडक्ट बोलचाल में है, उसका ग्रोथ रेट ऑटोमेटिक कम होने वाला है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो आपके लिए सीए के लिए क्या जरूरी है? कम इन्वेस्टमेंट और ट्राई टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। और लॉन्ग रन में क्या होगा? स्टार प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैश काउ बन सकता है। अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाइएगा, ठीक है बच्चों। देन आएगा आपका कौन सा प्रोडक्ट? दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? ये आपका प्रॉब्लम चिल्ड्रन है, मतलब जो बच्चा परेशान करता है। ये आपका वाइल्ड कैट है, हाँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या करे इसका। लो मार्केट शेयर है विद हाई मार्केट ग्रोथ, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम चाइल्ड है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। इसमें आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है टू जनरेट द कैश, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ रेट
ज्यादा, तुम्हारा शेयर कम है, इंक्रीज द मार्केट शेयर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, प्रोडक्ट को रिडिजाइन करो, R&D करो, मार्केटिंग करो, कुछ तो करो, तुमको वो पैसा कमा के दे सकता है। ठीक है बच्चों। एंड लास्ट वन क्या आएगा आपका, डॉग आर लो ग्रोथ रेट, दे जनरेट दैट मच ऑफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स, बट उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। वो उतना पैसा तो कमाते जितने का वो प्रोडक्ट खुद मेंटेन कर पाए, मतलब ब्रेक इवन कॉस्टिंग की भाषा में, जितना कॉस्ट उतना प्रॉफिट कमाते हैं। समटाइम्स दे नीड कैश टू सर्वाइव, कभी कभी उनमें लॉस भी हो जाता है, तो बाकी जगह से कमा हुआ पैसा उधर डालने की जरूरत हो सकती है। तो एक काम करो उनमें से होले होले पैसे निकालने की कोशिश करो, डाइवेस्ट करो, या फिर पूरा बिजनेस ही शट डाउन करो, ताकि वो जो पैसा आए वो आप कहीं और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मिनिमाइज करो, डाइवेस्टमेंट करो, लिक्विडेशन करो। ठीक है। तो बीसीजी में 4 क्वाड्रेंट बताए हुए, 4 क्वाड्रेंट में 4 प्रोडक्ट बाइफरकेट हो गए डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट, एंड अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रेटेजी बनेगा। एग्जाम के लिए मेरे लिए क्या जरूरी है, स्ट्रेटेजीज। एक्सप्लेनेशन तो बीकॉम वाला कोई भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे, स्टार्ट राइटिंग। बोस्टन कंसल्टिंग, चैप्टर नंबर 4 देना, हेडिंग ऊपर चैप्टर 4, नए पेज पे लिखो, नए पेज पे चैप्टर नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 1, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ब्रैकेट में बीसीजी मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। देखो बोस्टन, बोस्टन नाम का एक सिटी है यूएसए में, वहां पे ये सिचुएटेड है, तो इसलिए नाम दे दिया बोस्टन। जैसे कोल्हापुर कागज केंद्र, यहाँ के ना कोल्हापुर ट्रेडिंग कंपनी, वैसे ही बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उन्होंने अपने सिटी का नाम दिया हुआ है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ब्रैकेट में बीसीजी, ब्रैकेट कंप्लीट, मैट्रिक्स। ओके, उसके अंदर लिखो पॉइंट नंबर 1, बीसीजी मैट्रिक्स, BCG matrix also known as a growth share matrix, BCG matrix also known as growth share matrix. Point number 2, vertical axis dash market growth rate, vertical axis market growth rate, नीचे के लाइन पे उसी पॉइंट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस डैश रिलेटिव मार्केट शेयर, relative market share. Okay, point number 3, it classifies businesses in following categories, पहला लिखो स्टार, पहला लिखो स्टार, ओके। स्टार में लिखो फर्स्ट बुलेट, प्रोडक्ट्स और एसबीयूज, एसबीयू मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डिवीजन है स्पेसिफिकली, प्रोडक्ट और एसबीयू that are growing rapidly, products or SBU that are growing rapidly, next bullet, it needs heavy investment,
to maintain the position, to maintain the position. नेक्स्ट लाइन पे, they represent best opportunity for expansion. They represent best opportunity for expansion. For expansion. सेकंड लिखो कैश काउ, एक लाइन छोड़ करके कैश काउ, कैश काउ। उसमें लिखो फर्स्ट बुलेट, लो ग्रोथ रेट विद द हाई मार्केट शेयर, लो ग्रोथ रेट विद द हाई मार्केट शेयर। Next point, next bullet, they generate cash with the low cost. They generate cash with the low cost. Next point, it needs less investment. It needs less investment. Next point, in long run, Star may become cash cow. In long run, Star may become, क्या बोलो, cash cow. नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट बुलेट, sometimes called problem children or wild cat. Sometimes called problem children or wild cats. Next point, these have low market share. These have low market share. Low market share with high growth in the market. Low market share with high growth in the market. Next, they need heavy investment. They need heavy investment with low potential to generate cash. With low potential to generate the cash. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इफ इट लेफ्ट अनअटेंडेड, if it left unattended, they will trap, they will be trapped in cash crunches. They will be trapped in cash crunches. मतलब क्वेश्चन मार्क आप छोड़ दोगे कि उस पर ध्यान देना जरूरी है, अदरवाइज एक तो ग्रोथ रेट है, तुम्हारा कैश जनरेशन कम है, तो तुमने उन पे ध्यान नहीं दिया तो वो और नीचे चला जाएगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं करना है, सोचो एक बार, ठीक है बच्चों। एंड लास्ट वन लिखेंगे डॉग्स, डॉग्स। फर्स्ट बुलेट, आर लो ग्रोथ रेट, डॉग्स आर लो ग्रोथ रेट, dogs are low growth rate. Okay, number 2, generate enough cash to maintain themselves. Generate enough cash to maintain themselves. Next,
डू नॉट हैव मच फ्यूचर, डू नॉट हैव मच फ्यूचर। नेक्स्ट, दे नीड कैश टू सर्वाइव, दे नीड कैश टू सर्वाइव। नेक्स्ट, they should be minimized, they should be minimized, minimized by means of, by means of divestment or liquidation, divestment or liquidation। ओके बच्चों, यहाँ पे खत्म किया बीसीजी। आज का आपका होमवर्क क्या होगा पता है, ये बीसीजी मैट्रिक्स ड्रॉ करना है। बस क्या लिखेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ मत करो, ये वाला क्या करना है, ये छोड़ो, ये स्टार लिखो, क्वेश्चन मार्क लिखो, और यहाँ पे अपना नेस्ले वाला जो प्रोडक्ट है वो लिखो। इधर क्या लिखोगे, नेस्कैफे, इधर क्या लिखोगे, मैगी, इधर क्या लिखोगे, मिल्क मेड, और यहाँ पे क्या लिखोगे, लैक्टोज लिखो, जो भी नाम है इसका, पता नहीं क्या नाम है, क्या नाम है, लैक्टोजेन प्रो, क्या लिखते हैं। ओके बच्चों, चलिए, सो अभी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना बाकी है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, फिर अपना बीसीजी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बैंक में, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आदि, कल का होमवर्क पता है ना तुझको?